हाँ जी बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार अब हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स के जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग ने 10.10 तक कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन आपका आ गया 11th क्वेश्चन। ओके जी, ध्यान से देखना है इसको, विदाउट वेस्टिंग टाइम कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें बोल रखा है वेवलेंथ दे रखी है एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन बस वैसे ही उसका नाम है कि अगर वेव्स एमिट होती है ना, मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन। तो अभी इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इसका इतना पता है कि वेवलेंथ दे रखी है। ओके, एमिटेड बाय हाइड्रोजन स्टार इज फाउंड टू बी रेड शिफ्टेड बाय 15 एंगस्ट्रॉम। ओके, वेवलेंथ दे रखी है 6563 एंगस्ट्रॉम। डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया फिर से। चेंज इन वेवलेंथ दे रखी है 15 एंगस्ट्रॉम। एस्टिमेट द स्पीड विद विच द स्टार इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ। ओके, रेड शिफ्टेड मतलब वेवलेंथ में चेंज आया हुआ है और जिस स्पीड से वो रिसीड हो रहा है वो फाइंड करना है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में हमने 10 पॉइंट जब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम कर रहे थे इसकी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में, उसमें पहला क्वेश्चन ही हमारा डॉपलर इफेक्ट का था। तो वहाँ पे बेटा एक फार्मूला लिखवाया था कि डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू वी रेडियल बाय सी माइनस लगता होता था, और यही चीज़ डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा भी थी, यहाँ माइनस लगता होता है। तो इस हिसाब से डेल्टा न्यू बाय न्यू हो या डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा हो, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय सी। ये वी रेडियल बेटा उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी जो सोर्स है। यहाँ पे सोर्स कौन है? स्टार है, तो उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। इसमें स्पीड विद द स्टार इज रिसीडिंग, तो दैट मीन्स बेसिकली हमें ये वी रेड। यस बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10.12। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रिडिक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। देखो यार, एक न्यूटन की ना एक थ्योरी होती थी जिसको कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसने बोला था कि अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम में एंटर कर जाती है, किसी डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जानी चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम में क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, बट इट वॉज नॉट एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये फेल हो गई। अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट आ गए बाद में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है? सी डिवाइडेड बाय म्यू होता है, और जो म्यू है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। यहाँ से v जो है वो किसके इक्वल आ गया? c डिवाइडेड बाय म्यू। और जो म्यू जब भी फाइंड किए गए किसी भी के मीडियम के, तो वो सारे के सारे ग्रेटर देन क्या है? 1 है। सिर्फ वैक्यूम के लिए ही इसको क्या लिया जाता है? 1। फॉर ऑल अदर मीडियम्स इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इस हिसाब से अगर वैक्यूम से किसी भी और मीडियम में जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा है, तो वेलोसिटी जो है वो कम ही होनी है। तो बात ये है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो कहती थी कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जानी चाहिए? और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज़्यादा होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। अब अगले पार्ट में इसने बोला इफ़ नॉट विच ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज़ कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा कि जो हाइजेंस थ्योरी है ना, इट इज़ कंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो फाइनली फर्स्ट पार्ट था न्यूटन्स थ्योरी। न्यूटन थ्योरी क्या कहती है? कि लाइट शुड ट्रैवल फास्टर इन वाटर। अगला पार्ट था एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि नहीं या कंफर्म हुआ कि नहीं। उसका आंसर क्या है? नहीं हुआ जी। अगली बात, विच अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट। तो उसका आंसर क्या आ गया? हाइजेंस थ्योरी। तो शॉर्ट में लास्ट में फाइनली कैसे आंसर देने हैं वो भी बता दिए। पहले न्यूटन थ्योरी के बारे में, फिर एक्सपेरिमेंटली नॉट कन्फर्म, और कंसिस्टेंट कौन है भैया? कंसिस्टेंट है हाइजेंस थ्योरी। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब भाई चलते हैं 10.13 पर। 10.13। अब ये क्या कह रहे हैं यार
ये कह रहे हैं यू हैव लर्न इन द टेक्स्ट हाउ हाइजेंस प्रिंसिपल लीड्स टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूज द सेम प्रिंसिपल टू डिड्यूस डायरेक्टली दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज हुज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। भाई ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कई जगह पे देखा है एनसीईआरटी वालों का, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इसका सोल्यूशन दे नहीं रखा। अब जैसे भी मुझे भी इसको पढ़कर देखकर कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे दे रखा है सब जगह पर उसी के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की मैंने, लेकिन कोई ख़ास बना नहीं। ठीक है, अब इसको मतलब इमेजिनेशन से करना है इस क्वेश्चन को समझो। पहले वो कह रहा है कि हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से बताओ कि अगर एक प्लेन मिरर है, इससे कुछ दूरी पर अगर एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो वो सेम डिस्टेंस पे वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है जी, तो अब यूज़ क्या करना है जी, हमने हाइजेंस थ्योरी करनी है। हाइजेंस थ्योरी के हिसाब से तो वेव फ्रंट वगैरह निकलते हैं, तो हमने यहाँ से एक क्या बना लिया, वेव फ्रंट ही बना लिया। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे तो एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वेव फ्रंट। यहाँ से लाइट चली होगी, ये वेव फ्रंट बना, वैसे मिरर से टकरा के वापस आएगा। ये हमारा एक तरह का प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि यार अगर यहाँ से मिरर ना होता, अगर ये ना होता तो ये आगे बढ़ जाता और यहाँ पर एक दूसरा वेव फ्रंट बन जाता, जिसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स डैश और वाई डैश बोल दिया। ठीक है, अगर मिरर ना होता तो वेव फ्रंट आगे बढ़ते रहते और यहाँ पर एक अगला वेव फ्रंट बन जाता। अब अगर टाइम की बात करो, यहाँ से यहाँ तक लाइट के चलने का अगर टाइम सेम है तो उतने ही टाइम में ये आगे बढ़कर उतना ही डिस्टेंस कवर करता। अब इसको, इस पॉइंट को, ये ओ मान लो, इसको क्या मान लो, ओ डैश मान लो, इसकी क्या मान लिया गया है, वर्चुअल इमेज। थोड़ा इमेजिनेशन से क्वेश्चन किया है यार वेव फ्रंट के टर्म्स में, कि अगर मिरर ना होता तो वेव फ्रंट आगे बढ़ता, वेव फ्रंट आगे बढ़ता तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता यहाँ पर। ठीक है जी, अब इसको, इसकी क्या माना गया है, वर्चुअल इमेज माना गया, जो कि उतने डिस्टेंस पे बन रही है। तो इफ़ द मिरर इज एब्सेंट, अ सिमिलर वेव फ्रंट वुड बी फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन, जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, और डिस्टेंस भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसको, इसकी क्या माना जाता है, वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रे माना जा सकता है। ठीक है जी, तो कह सकते हैं कि ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज हुज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कुछ ज़्यादा मज़ेदार इसका सोल्यूशन नहीं था, थोड़ा कंसेप्चुअल। हाँ भैया, अगर आ जाता है तो इसको आप ऐसे ही कर आना, आप पहले प्लेन मिरर बना देना, ये ऑब्जेक्ट ले लेना, उसका वेव फ्रंट एक्स वाई डैश, और फिर एक्सप्लेन कर देना कि अगर ये मिरर ना होता तो इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, वो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन है उसकी क्या मान ली जाएगी, वर्चुअल इमेज मान ली जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, 10.14 यानी 10.14। ये कह रहा है लेट अस लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर दे रखे हैं, विच कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ वेव प्रोपेगेशन, नेचर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, या वेवलेंथ, फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव। ऑन विच फैक्टर डज इफ एनी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स। ये यार कुछ क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, फैक्टर्स दे रखे हैं। पूछा क्या गया है, ऑन विच ऑफ दिस फैक्टर्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड्स। तो यार वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट वैसे भी c से मान के चलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने क्या देना है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दिस फैक्टर्स, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में भैया किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगला पार्ट है कि जी स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, अगर किसी मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट किस बात पे डिपेंड करेगी। ओके, देख लेते हैं एक बार फैक्टर। नेचर ऑफ सोर्स, सोर्स पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट का, नेचर ऑफ सोर्स से कोई लेना देना नहीं है।
डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोशन ऑफ सोर्स या ऑब्जर्वर से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ सकता है, वेवलेंथ में चेंज आ सकता है, लेकिन स्पीड में नहीं आएगा। अब बात आती है किसकी, वेवलेंथ की। वेवलेंथ पे डिपेंड कर सकती है यार, क्योंकि स्पीड जो होती है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी इंटू लैम्डा होता है। मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ में चेंज आ सकता है, तो स्पीड में भी चेंज आ सकता है, क्योंकि इस चीज़ को क्या रखना है हमने, कांस्टेंट रखना है। स्पीड इज इक्वल टू न्यू बाय वी इज इक्वल टू न्यू डिवाइडेड बाय, यार ये फार्मूला मैं बार बार गलत लिख देता हूँ, ये फार्मूला नहीं था। वी इज इक्वल टू, एक्चुअल फार्मूला होता है v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा या c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो मैं लिखने जा रहा था लेमडा किसके इक्वल है, c बाय न्यू के। ठीक है जी। अब मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब स्पीड में भी चेंज आ सकता है। तो आंसर हमने क्या देना है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। फाइनल बात करते हैं, क्या आंसर देने थे जी हमने, टू द पॉइंट अगर देंगे। फर्स्ट पार्ट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किस पे डिपेंड करती है, किसी पे भी नहीं। सेकंड पार्ट में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जितना पूछा है उतना देना है। इसमें सीधा आंसर किसी पे भी नहीं, बी पार्ट में सीधा आंसर ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटे 10.15 ये जो क्वेश्चन है बेटा कंसेप्चुअल टाइप है। इसकी एक्सप्लेनेशन ना पीछे एनसीईआरटी के जो बैक साइड पे इसका आंसर दे रखा है, पढ़ के समझ में लगेगा भैया समझाऊंगा उसका कुछ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक्सप्लेनेटरी टाइप है, थोड़ा इमेजिनरी क्वेश्चन। कहानी ये कह रहा है कि जो डॉपलर फार्मूला है वो साउंड के लिए और लाइट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है जी। अब अगर तो वैक्यूम चल रही है, वैक्यूम में तो दोनों लगभग आइडेंटिकल रहेंगे, लेकिन अगर किसी मीडियम में ट्रैवल हो रहे हैं तो फार्मूला में थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसको बेटा रीड करना पड़ेगा। इसका आंसर ना पीछे दे रखा है। ओके, न्यूमेरिकल टाइप में सारे करवा दूंगा, इस कंसेप्चुअल है, इसका पीछे दे रखा है। वैसे भी ये बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, पीछे पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, तब चीज़ें समझ में लगेगी कि एक्सप्लेन वाई दिस शुड बी सो। वुड यू एक्सपेक्ट द फार्मूला टू बी स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल फॉर द टू सिचुएशन इन केस ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ए मीडियम। तो मुद्दे की बात यह है कि मीडियम में आइडेंटिकल नहीं होंगे, वैक्यूम में ये आइडेंटिकल हो सकते हैं। ठीक है, कारण ये है कि जो साउंड है, पहली बात वो वैक्यूम में प्रोपेगेट ही नहीं कर पाता। लाइट जो है उसकी खास बात ये है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज मीडियम। ठीक है, मीडियम में एंटर कर कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट से वेवलेंथ और वेलोसिटी में भी फ़र्क पड़ता है। तो बाकी इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ना यार, वो ये है कि वैक्यूम में तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, लेकिन किसी मीडियम में आइडेंटिकल नहीं हो सकते। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आप अपने आप पढ़ो जरा, पीछे देख के ना एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लास्ट में इसके आंसर दिए होते हैं। ये वहाँ से पढ़ना, वहीं से बेटर रहेगा। यहाँ से मैं बढ़िया नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा भाई, सीधी सी बात है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये करवा देते हैं आपको। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बात किसकी चल रही है, डबल स्लिट। डबल स्लिट यानी कौन सा वाला, YDSE। अगर वो कहता है सिंगल स्लिट तो समझ जाना डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। अगर वो कहता है डबल स्लिट तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है, YDSE वाले की बात चल रही है। तो YDSE का क्वेश्चन आ गया, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा कितनी भैया, 600 नैनोमीटर। जरूरत पड़ने पर इसको कन्वर्ट करेंगे। द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन ए डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। एंगुलर विड्थ थीटा, जिसका फार्मूला क्या यूज करना है हमने, लैम्डा बाय डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ में पहले भी हमने बताया था, इट इज लैम्डा डी बाय डी। एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी का यूज नहीं होना। व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स यानी ये इसने मांग लिया, सिंपल सी कहानी। डी किसके इक्वल, लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा। लैम्डा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर में। 600 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर है ना। थीटा 0.1 डिग्री, बेटा 0.1 डिग्री है ना, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, रेडियंस में। तो 0.1 डिग्री का मतलब 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, पाई डिवाइडेड बाय
180 से, तब जाकर ये रेडियन में होगा। ये बड़ी मतलब कॉमन मिस्टेक है भाई, यहाँ 0.1 पुट करके सॉल्व कर दोगे ऐसे ही गलत हो जाएगा वो। ठीक है जी, आपको पहले इसको कैसे करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 0.1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। पाई की वैल्यू 3.14, 180 तो चलो हो गया जो होना था। इसको भैया सॉल्व करोगे तो जो भी अपना आंसर आना होगा वो आ जाएगा। हाँ, आंसर आपको बता देते हैं, आंसर इसका आ जाएगा 3.44 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है जी, सॉल्व करना तुम्हारा काम, समझाना मेरा काम, ये लग रहा है। तो एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ, फ्रिंज विड्थ बड़ी कन्फ्यूजन है। और एंगुलर विड्थ पे हमने एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन किए हैं, इस बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है जी। ओके, नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके जी, अब आते हैं 10.17, क्वेश्चन नंबर 10.17। इसके ए बी सी डी ई कई पार्ट से भैया, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। पहले आते हैं पार्ट ए पर, थोड़ा फास्ट। इन ए सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, सिंगल स्लिट भी बोल दिया, डायफ्रैक्शन भी बोल दिया, क्लियर कर दिया। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल, विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल ऑफ द ओरिजिनल विड्थ। विड्थ ऑफ द स्लिट ए से डिनोट करते होते हैं हम, ये क्या कर दिया है, 2a कर दिया। ओके, हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल डायफ्रैक्शन बैंड। ओके, सेंट्रल डायफ्रैक्शन बैंड का जो साइज है उसका फार्मूला 2 लैम्डा डी बाय ए होता है, वेयर ए इज विड्थ ऑफ द स्लिट, लैम्डा वेवलेंथ और डी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट। अब इस क्वेश्चन में उसने सेंट्रल मैक्सिमा की एक तो क्या मांग ली, द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ डज इट अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डायफ्रैक्शन बैंड। तो साइज तो देखो इसका बीटा से ही पता लग जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ए है। इसको क्या कर दिया, डबल, इसको 2a कर दिया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी भैया, डबल कर दोगे तो साइज के बारे में बोल दो, इट विल बिकम हाफ। ठीक है जी, साइज तो रह जाएगा आधा। अगली बात आ गई इंटेंसिटी की। भैया जो इंटेंसिटी होती है, अब वो विड्थ उसने डबल कर दी, विड्थ डबल करने से इंटेंसिटी 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। विड्थ डबल करने से इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। वो सीधी बात है, विड्थ डबल करने से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स एंड साइज बिकम्स हाफ। ओके जी, अब देखते हैं इसका बी पार्ट। इसको पहले ए पार्ट का जो भी सोल्यूशन किया उसको मिटा देते हैं। अब आते हैं किस पे, बी पार्ट पे। बी पार्ट में कह रहा है, इन व्हाट वे इज डायफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, देखो यार सीधी सी बात है, जो आपका डबल स्लिट वाला है ये कंसेप्चुअल है, मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना पड़ेगा। उसमें 2 स्लिट्स होती हैं, ठीक है जी। अब इसकी स्लिट की अपनी जब वेव्स निकल रही हैं तो उसमें डायफ्रैक्शन तो होनी है। अगर इसकी अपनी खुद की वेव्स निकल रही हैं तो डायफ्रैक्शन उसकी भी होनी है। अब ये डायफ्रैक्टेड वेव आपस में क्या होती हैं, मिक्स होकर एक नया ही पैटर्न बना देती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, इट इज मॉड्यूलेटेड बाय डायफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट। एक टर्म बोल रहा हूं, इसको नोट कर लेना कि एक टेक्निकल टर्म जो इसमें टेक्निकल आंसर दे सकते हैं कि द इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस पैटर्न in a double slit experiment is modulated by, it is modulated by diffraction from each स्लिट। ठीक है जी, तो मॉड्यूलेशन अब क्या होती है यार,
वो बाद की बातें हैं, पहले सिलेबस में होता था, अब आप पढ़ाते नहीं हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट भी आ रहा है। ये एक टेक्निकल सी लाइन है, इसको आप दे दो कि इंटरफेरेंस पैटर्न इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मॉड्यूलेटेड बाय डिफ्रैक्शन फ्रॉम ईच स्लिट। ठीक है जी, ये दोनों की डिफ्रैक्शन आपस में मिक्स होकर एक नया ही पैटर्न बनाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। इंटरफेरेंस में भी बेसिकली डिफ्रैक्शन तो हो ही रही है। ओके जी, अब चलते हैं अगले पार्ट पर। ओके जी, सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन ए टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस इन द पाथ ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स। ओके, ये डिस्टेंट सोर्स हो गया। इसके बाद में एक सर्कुलर क्या डाल दिया, ऑब्स्टेकल लगा दिया। अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द शेडो। ये बन गई जी, यहाँ पे इसकी क्या बननी चाहिए, शेडो बननी चाहिए, लेकिन कह रहा है सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट आ जाता है। अब उसका कारण क्या है जी, यहाँ से जब लाइट पड़ रही थी ना बाय रूल, तो इस पूरे पोर्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए। लेकिन भैया डिफ्रैक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे एजेस से इसके चारों तरफ, सर्कुलर पाथ है ना, चारों तरफ इसकी एजेस से क्या हो जानी है, डिफ्रैक्शन हो जानी है। डिफ्रैक्ट होती हुई रेज कहाँ पे पहुँचेगी, थोड़ी थोड़ी सी सेंटर पे पहुँचेगी सारे एंड से। जब ये सेंटर पे पहुँचेगी तो सेंटर पे क्या हो जाता होगा जी, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जितनी भी रेज है कौन सी हैं, डिफ्रैक्टेड रेज। अब इन डिफ्रैक्टेड रेज का क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का यहाँ पर क्या हो जाता होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्राइट स्पॉट आ जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा कि व्हेन टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ ए लाइट, द लाइट फ्रॉम एजेस गेट डिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड रेज गेट इंटरफेयर होने के बाद उनका क्या आता है यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम बनता है, इसलिए ब्राइट स्पॉट आता होगा। भैया इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि एजेस से क्या होगी, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन रेज आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर, और उनका इंटरफेरेंस जो होगा सेंटर पे कैसा हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो सेम ही डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो पार्ट डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले पार्ट पर। ओके जी, अगला सवाल भाई, अगला सवाल कह रहा है कि जी टू स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड बाय 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन ए रूम। ये कोई भैया रूम है, इसके बीच में एक क्या लगा दी गई है, वॉल लगा दी गई है, जो कि 10 मीटर क्या है, ऊंची है। ठीक है जी, तो 10 मीटर हाई वॉल है, ऐसे करके इसकी 7 मीटर क्या है, चौड़ाई होगी। बस कमरे के इस तरफ भी बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, खैर एक इधर एक इधर। अब कहानी क्या है, कहानी सिंपल है, कह रहा है ये डायग्राम की जरूरत नहीं है। खैर, इफ बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल, हाउ इज दैट द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू सी ईच अदर बट कैन कन्वर्स ईजिली। भैया देख नहीं सकते, क्योंकि लाइट की डिफ्रैक्शन बहुत कम होनी है और साउंड की डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होनी है। इसका आंसर क्या है जी, बिकॉज लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट वेरी लेस बट साउंड वेव्स डिफ्रैक्ट लार्जली। ठीक है, अब टू द पॉइंट आंसर ये दे देना, लाइट की डिफ्रैक्शन बड़ी कम होती है। अच्छा, रीज़न भी दे दो। रीज़न ये है कि एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन वो ये होती है कि जो लाइट जिसने भी डिफ्रैक्ट करना है उसकी जो वेवलेंथ है, इट शुड बी कंपेरेबल विद द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ठीक है जी, अब साइज ऑफ ऑब्स्टेकल क्या है, 10 मीटर ऊंचा, 7 मीटर चौड़ा, तो मीटर्स में। जो लाइट है ना, लाइट उसकी वेवलेंथ चलती है नैनोमीटर में।
अब नैनोमीटर वाली मीटर्स के साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स, उनकी वेवलेंथ कुछ सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर्स तक जा सकती है। ठीक है, सेंटीमीटर से कुछ किलोमीटर्स तक जा सकती है साउंड की वेवलेंथ। देखो लाइट की वेवलेंथ तो सबको पता है, ये मिटाते हैं पहले, क्लियर ही कर देते हैं कि जो लाइट की वेवलेंथ तो सबको पता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर मीटर से, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मीटर्स में है, मैच ही नहीं करेगा कभी ज़िंदगी में। ठीक है, तो लाइट की वेव डिफ्रैक्शन तो होती नहीं। अब साउंड जो है, साउंड तो आपको पता होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जा सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट 340 लेते हैं हम, एयर में 300 ले लेते हैं, चलो इजी कैलकुलेशन के लिए। तो अब अगर मैं वेवलेंथ निकालूंगा, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होती है, स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अगर ये वाला कंसिडर करते हैं तो स्पीड मैंने कितनी ले ली इसकी, 300 ले ली यार, चल 330 ही ले लेते हैं एग्जैक्ट सी, 330 डिवाइडेड बाय 20। तो अगर मैं कैलकुलेटर से इसको करता हूँ, करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी कर लेते हैं। 330 डिवाइडेड बाय 20 हर्ट्ज लिया ना, तो 20, तो ये आ जाएगी 16.5 मीटर। और अगर इसका दूसरा एंड लेता हूँ मैं, स्पीड तो वही रहेगी 330, और ये आ जाएगी 20,000। तो ये वाला पार्ट कितना आया था, 16.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है जी, ये कितना आ गया, 10⁻³ का मतलब 16.5 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर है ना, तो इसको मैंने -1 कर दिया। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, सेंटीमीटर बन गया। यानी 1.65 सेंटीमीटर से लेकर 16.5 मीटर, किलोमीटर नहीं यार, मीटर, तो इसकी देखो मीटर्स में आ गई है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर्स तक आ गई, तो कंडीशन मैच कर गई। इसलिए साउंड की डिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा कर दिया, एक बार फिर से फाइनली इसका आंसर देते हैं। सुन क्यों सकते हैं, क्योंकि साउंड डिफ्रैक्ट्स लार्जली। कारण साउंड की वेवलेंथ जो कि 1.6 सेंटीमीटर से लेकर 16.5 मीटर तक आई है, तो उसकी वेवलेंथ ऑब्स्टैकल के साइज के साथ मैच कर रही है। ओके, लाइट की डिफ्रैक्शन बहुत कम होनी है क्योंकि उसकी कंडीशन ही मैच नहीं करनी। ठीक है जी, तो आपने इसका आंसर शॉर्ट में ही देना है कि साउंड की डिफ्रैक्शन ज़्यादा होनी है क्योंकि उसकी एसेंशियल कंडीशन जो वेवलेंथ वाली होती है, ऑब्स्टैकल के साइज के साथ मैच करने वाली, वो मैच करती है, और लाइट के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। लाइट की डिफ्रैक्शन बढ़िया से कराने के लिए ऑब्स्टैकल का साइज भी वो नैनोमीटर माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए जी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भैया, मैं समझा सकता हूँ, लिखवा नहीं सकता ज़्यादा, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। अब चलते हैं अभी इसके ई पार्ट पे। ई पार्ट कह रहा है द रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स डिसअप्रूव दिस असम्पशन। कहता है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इस पे कौन आधारित थी, अपनी पूरी रे ऑप्टिक्स। फिर हमने पढ़ ली डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहती है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, वो तो क्या कर जाती है, डिफ्रैक्ट कर जाती है। कहता फिर भी येट रे ऑप्टिक्स assumption is so commonly used in understanding location and several other properties of images in optical instrument। कह रहा है कि रे ऑप्टिक्स में लाइट को स्ट्रेट लाइन मानना है, लेकिन हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली, वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ ली। डिफ्रैक्शन कहती है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती भैया, डिफ्रैक्ट कर जाती है। तो फिर डे टू डे लाइफ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हुए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप यूज़ करते हुए हम कैसे मान लेते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसका आंसर भैया दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो जो पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि डे टू डे लाइफ में साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो लेंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं उनके जो साइजेस हैं वो सेंटीमीटर्स में चलते हैं। ठीक है, कई बार इनके साइजेस मीटर्स में भी जा सकते हैं,
लाइट की वेवलेंथ किस में है? इट इज़ इन नैनोमीटर, अभी डिस्कस कर रहे थे। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल सेंटीमीटर पर मीटर चल रहे हैं, वेवलेंथ नैनोमीटर में चल रही है, इनमें मैचिंग हो ही नहीं रही। नैनोमीटर से सेंटीमीटर का बहुत फ़र्क है, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रही तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा होनी ही नहीं है। बिकॉज डायफ्रैक्शन होने की जो एसेंशियल कंडीशन है वो यही है कि साइज ऑफ द अपर्चर या साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ। बिकॉज ये कंडीशन मैच नहीं करती, डायफ्रैक्शन को बहुत ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए फिर डे टू डे लाइफ में चलता है। ठीक है जी, तो हम मान सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। अब ये आंसर हो गया, ख़त्म हो गया, आपने इतना ही दे देना है, कंडीशन वाला दे दो। बाकी इसको एक दूसरे तरीके से भी खैर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने ऊपर कुछ क्वेश्चन किए, उनमें ना फ्रेनल डिस्टेंस आया था। ठीक है, फ्रेनल डिस्टेंस d² लैम्डा आया था। तो फ्रेनल डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? उसमें भी यही बोला गया कि फ्रेनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस जहाँ तक कि डायफ्रैक्शन इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है या रे ऑप्टिक्स को वैलिड माना जा सकता है। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका आंसर देने का। तो डे टू डे लाइफ में जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो फिर वही बात, कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ये किस में चल रहा है? नैनोमीटर में चल रहा है। ठीक है, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे नैनोमीटर है। सेंटीमीटर में 10⁻² चलना है, नैनोमीटर में 10⁻9 चलना है। भैया कट कटाकर ये नीचे 10⁻7 होगा, जब ऊपर आ जाएगा तो ये 10⁻7 बन जाएगा। ठीक है, 10⁻6 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि जहाँ तक डायफ्रैक्शन को क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। अगर अपर्चर के साइज मिलीमीटर में भी चले जाएं तो भी उसको क्या किया जा सकता है, इतना का डिस्टेंस आ जाएगा डे टू डे लाइफ का कि हम डायफ्रैक्शन इफेक्ट को इग्नोर कर लाइट को मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो कई किलोमीटर तक माना जा सकता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डे टू डे लाइफ के ऑब्स्टेकल्स जो हैं उनके साइज बहुत कम है, फ्रेनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एक फ्रेनल डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से चाहे ऐसे एक्सप्लेन कर दो, एक चाहे कंसेप्चुअली वैसे एक्सप्लेन कर दो, जैसे मर्जी कर दो, आपका आंसर सही मान लिया जाएगा। ओके जी, करते करते कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए भाई? 18वें पे। ये क्या कह रहा है? 2 towers on top of 2 hills are 40 kilometer apart. Okay, the line joining them passes 50 meter above a hill halfway between the towers. Okay, 2 towers on top of 2 hills are 40 kilometer apart. ये यार 2 टावर्स हैं, ये एक हिल है, ये दूसरी हिल है, इस पे एक टावर है। खैर डायग्राम शायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम के बिना क्लैरिटी नहीं आती। तो ये यार 2 टावर्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर। ओके, द लाइन जॉइनिंग दैम पासेस 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन दैम। इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, लाइन जॉइनिंग दैम पासेस 50 मीटर अबव अ हिल, इससे मतलब जो इनकी बेस लाइन है इससे 50 मीटर ऊपर यहाँ पर। ठीक है, मतलब अपर्चर का साइज इसका हाफ लेंथ ले लेते होते हैं। ओके, 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन देम, ये 50 मीटर दे रखा है। 2 टावर्स ऑन टॉप ऑफ 40 किलोमीटर अपार्ट, द लाइन जॉइनिंग देम passes 50 मीटर अबव अ हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स। ओके, 50 मीटर हाफ वे बिटवीन द टावर्स, इनका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वहाँ से ये 50 मीटर की दूरी पर है। ओके, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव विच कैन बी सेंट बिटवीन द 2 टावर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन। यहाँ से वेव चलनी है बिना ज़्यादा डिफ्रैक्शन के, ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ कौन सी भेज सकते हैं? तो यार डिफ्रैक्शन नहीं करवानी ना, तो फ्रेनल डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। फ्रेनल डिस्टेंस फिर वही बात, इट इज़ d² लैम्डा। ये वेवलेंथ है जो निकालनी है, ये साइज ऑफ अपर्चर है, इसको क्या मानना है? वो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस उसने दे रखा है, टोटल कितना डिस्टेंस के बीच में? 40 किलोमीटर। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ से
बीच तक जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस इसका है, वो कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर, क्योंकि उधर से भी आनी है इधर से भी आनी है, तो बीच वाला पॉइंट इसका लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में जो फ्रेनल डिस्टेंस है जहाँ तक स्प्रेडिंग ना हो पाए, दैट इज 20 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर ले लेंगे। जेड हम ले लेंगे कितना, 20 किलोमीटर। डी जो है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब इनके बीच का ये जो पार्ट है ना, जितनी इनकी ऊंचाई है टोटल, उसका आधा इसने दे रखा है, सेंट्रल लाइन से इसका ले लो 50 मीटर। तो ऑब्स्टेकल का साइज कितना ले लेंगे, 50 मीटर ले लेंगे। फार्मूला यही यूज़ कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय जेड। लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय जेड। डी की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है भैया अपना 50 का स्क्वायर, जेड की जगह 20 इंटू 10 की पावर 3। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ रहा है जी आपका 12.5 सेंटीमीटर। अपना कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 12.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो 12.5 सेंटीमीटर है, इट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है जी। ये वो वेवलेंथ है विच कैन बी सेंट विदाउट एप्रिशिएबल डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देख लो, डिफ्रैक्शन में आपके फ्रेनल डिस्टेंस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा लास्ट में मिस वाला टॉपिक होता है। जिसने फ्रेनल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं किया हुआ, वो फ्रेनल डिस्टेंस वाला कंसेप्ट भैया अपना बढ़िया तरीके से कर लो। बंदा हाइजन प्रिंसिपल पढ़ लेता है, वेव फ्रंट पढ़ लेता है, इंटरफेरेंस पूरा पढ़ लेता है, उसके न्यूमेरिकल भी कर लेगा, मरता मरता डिफ्रैक्शन भी कर लेता है। उसके बाद में जाके रिजॉल्विंग पावर और ये फ्रेनल डिस्टेंस के कंसेप्ट दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में फ्रेनल डिस्टेंस और रिजॉल्विंग पावर ही है। तो इस पे क्वेश्चन सीबीएसई वाले डालते हैं, एनसीईआरटी में भी अच्छे दे रखे हैं, तो इनको भैया बढ़िया से ट्राई कर लो अगर मिस हुए हुए हैं तो। फ्रेनल डिस्टेंस डी स्क्वायर बाय लैम्डा बहुत बार यूज़ हो रहा है। ओके जी, नोट करिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, 10.19। ये क्या कहता है जी, ये कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न। ध्यान रहे किसका क्वेश्चन है, डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया, वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर ऑन ए नैरो स्लिट एंड द रिजल्टिंग डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन। कैपिटल टी कितनी दूर दे रखा है, 1 मीटर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm। ओके, फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस यानी y, हम y से नोट करते रहे हैं इसको, 2.5 mm सेंटर से। फाइंड विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, अब पहले तो याद करो कि ये डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। बात किसकी चल रही है, मिनिमा की, ठीक है जी। हमें एंगुलर पोजीशंस ऑफ मिनिमास का फार्मूला पता होना चाहिए। इट इज़ n लैम्डा बाय a, ठीक है जी। एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन है मिनिमा की, ये फार्मूला याद आना चाहिए। डायफ्रैक्शन में मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का फार्मूला क्या है, n लैम्डा बाय a। लैम्डा वेवलेंथ है, a क्या है जी आपकी विड्थ ऑफ द स्लिट, और मैक्सिमा के लिए ये क्या होता था याद करो, 2n-1 लैम्डा बाय 2d। फिलहाल बात किसकी चल रही है, मिनिमा की चल रही है। तो मिनिमा के लिए थीटा की वैल्यू ये होती थी, ओके। लेकिन अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात चल रही है। याद करो, ये अगर आपका डायग्राम है, ये मिनिमा की एंगुलर पोजीशन है, फर्स्ट मिनिमा की ये वाली n1 है, तो इसलिए फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन कितनी आ गई, लैम्डा बाय विड्थ ऑफ स्लिट आ गई, ठीक है। लेकिन हमें यार ये डिस्टेंस दे रखा है y और ये दे रखा है कैपिटल D। अब थीटा से y बनाना हो तो सिंपल सी कहानी है, थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय d आ जाएगा, ठीक है जी। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, y इंटू डी। तो y अगर निकालना होता तो इट इज़ थीटा इंटू डी, ठीक है। अब y निकालना हो तो इट इज़ थीटा इंटू डी।
फर्स्ट मिनिमा के लिए θ1, साथ में क्या लग गया, d लग गया। बात को समझो भैया, y इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमा के लिए ये लैम्डा बाई ए है, साथ में d है। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो तो पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसमें से आज हमने अभी निकालनी क्या है, फाइंड विड्थ ऑफ द स्लिट। ए निकालना है, ए किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा डी डिवाइडेड बाय वाई। ओके, अब क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर, -9 लग गया। नीचे वाई कितना दे रखा है, 2.5 mm, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपका 2.5 mm की जगह 10⁻³ और कैपिटल डी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आपकी जो विड्थ आएगी इट विल बी 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने पे भैया जो भी आंसर आता होगा निकाल लेना। वैसे इसको सॉल्व करें तो इट विल बी 200 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब इसको कैसे किया है भाई, ध्यान से देख लो, खास क्वेश्चन है। फ्रिंज विड्थ वाई, ये सब YDSC वाले के तो बहुत कर रखे होते हैं, वो डायफ्रैक्शन वाले में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो क्वेश्चन किसका था, डायफ्रैक्शन का था। ये जो कंडीशन है ना n लैम्डा d बाई डी, ये मिनिमा की है। इसी टाइप की YDSC वाले में मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन था, आने को आ सकता है, कर लेना जी। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट करते हैं। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पे आ गए, इसको भी देख ही लो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मैंने लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट पासेस ओवरहेड, वी समटाइम नोटिस अ स्लाइट शेकिंग ऑफ द पिक्चर ऑफ टीवी स्क्रीन, सजेस्ट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी कहानी है यार, जब एयरक्राफ्ट चलते हैं ना, ए पार्ट के आंसर में अब अपने आप बना के लिखना ना, हम कुछ बता देते हैं। एयरक्राफ्ट जब मूव करते हैं ना तो वो रडार के संपर्क में निरंतर रहते हैं, ठीक है। उनको रडार्स की तरफ सिग्नल भेजने पड़ते हैं और रडार से उन पे, मतलब जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले है ना, उसने एयरप्लेन को अपने कंट्रोल में रखना है, मतलब कि वो हमेशा उनके कांटेक्ट में होते हैं, ये जो प्लेन्स होते हैं। तो रडार से सिग्नल आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जब लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आएगा तो उसके जो रडार के सिग्नल आपके टीवी सिग्नल के साथ क्या कर जाते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं, इसलिए फिर वो शेकी पिक्चर आती है, मतलब इंटरफेरेंस हो जाता है, बीच में एक तरह का ना दूसरा सिग्नल एंटर कर रहा होता है, वो रडार के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल लिख देना, रडार के सिग्नल टीवी सिग्नल के साथ क्या कर जाते हैं, इंटरफेयर कर जाते हैं। अब आते हैं बी पार्ट पर। ये कहता है, एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ वेव डिस्प्लेसमेंट इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जो भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो जस्टिफाई करो। अब उसमें वही है कि बेटा पूरा इंटरफेरेंस किस पे बेस्ड है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, y1 + y2। तो जो वेव्स हैं उनकी अपनी कुछ इक्वेशंस हैं, कहीं कहीं पर एक वेव का पॉजिटिव दूसरी वेव के पॉजिटिव पे पड़ रहा है, जिसके कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एक का पॉजिटिव और दूसरे का क्या आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। तो जहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव मिलेंगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन ऐसे भी कई पॉइंट्स आएंगे कि एक का पॉजिटिव दूसरे का क्या आ जाए, नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो इस चीज़ को बेटा अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वेव्स को कैसे ऐड होते हैं, वो वेव इक्वेशन के हिसाब से एक्सप्लेन हो, मतलब अपने आप थोड़ा बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें अब लिख के तो मैं क्या समझाऊं, न्यूमेरिकल होते हैं तो बढ़िया तरीके से आपको करवा देते। ठीक है जी, अब आते हैं अगले सवाल पे, आखिरी है, वो भी करके काम खत्म करते हैं। ओके जी, इसको भी देख लो भाई। ये क्या कहता है, ये कहता है, इन डिराइविंग द सिंगल स्टेट डायफ्रैक्शन पैटर्न इट वाज स्टेटेड दैट द इंटेंसिटी इज 0 एट एंगल्स n लैम्डा बाय a. जस्टिफाई दिस बाय सुटेबली डिवाइडिंग द स्लिट टू ब्रिंग आउट द कैंसलेशन। ओके, सिंपल सी कहानी है जी। जो थीटा है वो लैम्डा डिवाइडेड बाय a है, ठीक है। अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो उसकी कंडीशन थी लैम्डा डिवाइडेड बाय a, ठीक है जी।
तो द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, जो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, लैम्डा डिवाइडेड बाय ए है। अगर हमारी स्लिट एन पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाए, मतलब अगर स्लिट का साइज ए ना होकर क्या होता, ए डिवाइडेड बाय एन होता, तो थीटा किसके इक्वल आ जाता, लैम्डा डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय